नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच कराने सहित कई मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे बेरोजगार अब 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश जाकर कांग्रेस का विरोध करेंगे और राजस्थान के 1000 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि यूपी में जहां जहां प्रियंका गांधी की रैली होगी वहां बताया जाएगा कि कांग्रेस ने राजस्थान में चुनावी वादे पूरे नहीं किए और बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के सही अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। और उपेंद्र यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में बेरोजगारों को रोजगार देने और सरकारी भर्ती करने सहित कई वादे कर रही है, लेकिन राजस्थान के बेरोजगार वहां जाकर बताएंगे कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 साल पहले राज्य के युवाओं, महिलाओं और किसानों से कई वादे किए थे, लेकिन गहलोत सरकार इन वादों को पूरा नहीं कर रही है। और यादव ने कहा कि 21 बेरोजगार पहले चरण में 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश जाएंगे और ये युवा वहां जाकर 1000 युवाओं के रहने खाने सहित अन्य व्यवस्थाएं करेंगे। और उन्होंने आगे बताया कि जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे बेरोजगारों ने काली दिवाली भी बनाई थी। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने वैट में कमी की और इस कारण इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलने लगा। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालकर पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और कम करे तो राज्य का वैट स्वयं ही कम हो जाएगा। और वैट कम करने की संभावनाओं को नकारते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। और गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति 1 लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से वैट के दर में पेट्रोल पर 1 रुपए 80 पैसे लीटर और डीजल पर 2 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की कमी होगी। और वहीं कई राज्यों में कोयला का भंडार घटना के कारण से ऊर्जा संकट के बीच राजस्थान सरकार ने छत्तीसगढ़ से राज्य में अपने 2 कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने को कहा ताकि बिजली उत्पादन में मदद मिल सके। और इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा था और गहलोत पत्र में बघेल से 2015 में उनके राज्य को आवंटित 2 कोयला ब्लॉकों के विकास में बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया था। और वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में सितंबर और अक्टूबर में बिजली की आपूर्ति करने वाली बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक खत्म होने के बाद कई घंटों की बिजली की कटौती देखी गई थी। और वहीं 2015 में केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में 3 कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही उत्पादन शुरू करने में सक्षम है और अन्य 2 ब्लॉक देरी में फंसे हुए हैं। और RVUNL फरसा ईस्ट और कांता बंसन ब्लॉक से 15 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है और अन्य परसा और कांटे एक्सटेंशन ब्लॉकों के खुलने से उत्पादन दुगना हो जाएगा। और गहलोत ने पत्र में कहा कि परसा कोयला ब्लॉक में प्रति साल 50 लाख टन कोयले का उत्पादन करने की क्षमता है और इसी तरह केंटे एक्सटेंशन सालाना 90 लाख टन अतिरिक्त दे सकता है। और उन्होंने परसा और कांटे एक्सटेंशन ब्लॉक के लिए आवश्यक मंजूरी के लिए बघेल के हस्तक्षेप की मांग की। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार को परसा ब्लॉक का जैव विविधता मूल्यांकन अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा था। और उन्होंने लिखा कि अध्ययन छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। और कांटे एक्सटेंशन प्रखंड के लिए सरगुजा के लिए जिलाधिकारी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए जरूरी जनसुनवाई को 2 बार टाल दिया। और गहलोत ने बघेल से आग्रह किया कि वो परसा प्रखंड के लिए वन मंजूरी की अनुशंसा केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजें और जिलाधिकारी से कांटे विस्तार प्रखंड के लिए जल्द से जल्द जनसुनवाई करने को कहें। वहीं राजस्थान के भरतपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात एक जज पर 14 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगने के बाद
आरोपी जज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच अधिकारी और सिटी सीओ सतीश वर्मा जज को जयपुर से भरतपुर लेकर जा रहे हैं और नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में जज को गिरफ्तार किया गया। और वहीं दूसरी ओर पीड़ित बच्चे की हालत खराब हो गई है और वहीं सीडब्ल्यूसी के आदेश के बाद इलाज के लिए घर पर ही चिकित्सक को नियुक्त किया गया और इस बीच जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने घर पहुंचकर पीड़ित बच्चे और उसके परिजनों को आरोपी जज पर कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया था और भरतपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात आरोपी जज पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगने के अलावा ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने जुल्म सामने आने के बाद बच्चे और उसके परिवार को डराया धमकाया भी और मामला सामने आने के बाद जज को नौकरी से निलंबित कर दिया गया और मुकदमा भी दर्ज हो गया। और वही मामला राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी जज ने टेनिस खेलने के बहाने 14 साल के बच्चे के साथ गलत काम किए और पीड़ित बच्चे के मुताबिक जब वो स्टेडियम में टेनिस खेलने जाता था तब आरोपी जज उसे अपनी बातों में फंसाता और फिर अपने घर ले जाता। और वहीं बच्चों ने यह भी बताया कि उसके साथ जज ने गलत काम किया था और कई दिनों तक ऐसे चलता रहा और बच्चे पर किसी को कुछ ना बताने का दबाव भी था। और बच्चे का कहना है कि जब उसके शरीर में परेशानी होने लगी तब उसने अपनी मां को पूरे घटनाक्रम समझाया, लेकिन उस शिकायत के बाद से ही जज की ओर से बच्चे और उसके परिवार को धमकी दी जाने लगी थी। और राजस्थान में जैसे जैसे सर्दी अपना असर दिखा रही है वैसे वैसे घरों में जहरीले सांप आने के मामले भी बढ़ने लगे और भीलवाड़ा शहर में बीती रात को शहर के अलग अलग क्षेत्रों के घरों में जहरीले सांप घुस गए और जिसके चलते वन विभाग की टीम को देर रात तक रेस्क्यू कर सभी सांपों को जंगलों में छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि स्नेक कैचर द्वारा पकड़े गए सांपों में ज्यादातर खतरनाक कोबरा सांप है। और भीलवाड़ा शहर के स्नेक कैचर कुलदीप सिंह रनावत ने बताया कि सोमवार रात को वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र प्रताप के नेतृत्व में शहर के अलग अलग बस्तियों में करीब 21 सांप के रेस्क्यू किए गए और जैसा आप सर्दी की वजह से घरों में छिप गए थे और जिन्हें देखने के बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी थी और रात को करीब 2 बजे तक वन विभाग की टीम के साथ सांप के रेस्क्यू चलते रहे और पकड़े गए सांपों में 17 सांप कोबरे थे और जो काफ़ी खतरनाक होते हैं और सभी को रात में ही सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया था। और वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों के समय सांप गर्म स्थानों को ढूंढते हैं और रात में जैसे जैसे तापमान गिरने लगता है सांप छिपने के लिए आशाएं ढूंढते हैं और सुरक्षित आशाएं देखते हुए वो घरों में घुस जाते हैं और वहां गर्म स्थान पर बैठ जाते हैं और धूप निकलने के बाद ये सांप फिर से बाहर निकलते हैं। और वहीं राजस्थान के पाली जिले में पुलिस के होश तब उड़े जब उसने आरोपी को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया और पुलिस का दावा है कि आरोपी सनकी स्वभाव का है और आवेश में आकर निर्मम हत्या कर वारदात को अंजाम दिया गया। और इतना ही नहीं, आरोपी ने वारदात से पहले गूगल सर्च भी किया और गूगल से आरोपी ने सवाल किए थे कि हत्या की धारा के तहत अधिकतम कितनी सजा मिल सकती है और हत्या के तरीकों की जानकारी भी आरोपी युवक ने गूगल पर सर्च की और इसके बाद उसने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पाली जिले के पांचलवाड़ा गांव निवासी 12वीं की छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई और इसी मामले में पुलिस ने बीती बुधवार को खुलासा किया कि पुलिस का दावा है कि दांतीवाड़ा गांव निवासी एक युवक ने छात्रा को प्रेम जाल में फंसा रखा था और युवक स्वभाव से सनकी था और दोनों के बीच पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग था और आरोपी प्रेमी लड़की पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था और इसी पर दोनों में विवाद हो गया और अमृतलाल माली ने नुकीले पत्थर से एक के बाद कई बार लड़की के सिर पर किए। इसके चलते लड़की की मौत हो गई और बाद में युवक को अपने गुनाह का एहसास हुआ। इसके बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए बीते 2 नवंबर को ही मुंबई भागने के लिए घर से निकल गया और जिसे पुलिस ने फालाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान में साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में बच्चों पर अपराध के मामलों में थोड़ी कमी आई है और हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2020 में क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के 6,580 मामले दर्ज किए गए
और वहीं साल 2019 में 7,385 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कोरोना के कारण बच्चे घर में थे, इसलिए बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आई। और वहीं 34% पाठकों का कहना है कि पेरेंट्स बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखने लगे और वहीं 20% पाठकों का मानना है कि बच्चे अब ज़्यादा स्मार्ट हो गए और वो अवेयर होते हैं और इसके चलते बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आई है। और बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि राज्य सरकार, राज्य बाल आयोग और अन्य सुरक्षा एजेंसी बच्चों के प्रति होने वाले अपराध को लेकर गंभीर है और ये सभी बाल संरक्षण और बाल सुरक्षा को लेकर एक्टिव हैं। और सोनी ने बताया कि बच्चों में भी आत्मविश्वास की भावना बढ़ी और अब बच्चे अपने साथ होने वाली हर बात को अपनों के साथ शेयर करने लगे, जिससे आरोपियों के खिलाफ सख्त और जल्दी कार्रवाई की जाने लगी और इससे बच्चों के प्रति अपराध का आंकड़ा कम हुआ और वहीं परिजनों में भी जागरूकता आई है। वहीं 200 करोड़ के होटल 25 करोड़ में बेचने के मामले में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को जैसलमेर सीजेएम कोर्ट ने दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पूर्व एसबीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और जैसलमेर की सदर थाना पुलिस ने हाई प्रोफाइल शख्सियत को गिरफ्तार करने में जो कामयाबी हासिल की, उसकी कहानी दिलचस्प है और पूरी फिल्म की तरह है। और आरोपी पुलिस से बचने के लिए दिल्ली की एक कॉलोनी में छिपा रहा और पुलिस को जब उसका पता नहीं मिला तो गूगल की मदद ली और वहां से पता चला कि ये 11 कंपनियों का डायरेक्टर है। और इसी इनपुट के आधार पर सर्च किया तो सामने आया कि वो कॉलोनी में छिपा हुआ और यहाँ उसकी बेटे की कार का पता लगा और उसी की मदद से वो पकड़ में आ गया। दरअसल सदर थाना पुलिस को सीजेएम कोर्ट के द्वारा प्रदीप चौधरी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट मिला था और वहीं एड्रेस के नाम पर उस पर केवल प्रदीप चौधरी एक्स चेयरमैन एसबीआई दिल्ली लिखा था। और सदर पुलिस ने 28 अक्टूबर को दिल्ली में डेरा डाला और वारंट के नाम के आदमी की तलाश में एसबीआई दिल्ली हेडक्वार्टर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से टीम को निराशा हाथ लगी और क्योंकि प्रदीप चौधरी का वर्तमान कोई पता बताने को तैयार नहीं था और पुलिस टीम को घर में एक गाड़ी दिखी जिसके नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक का पता चला और ये गाड़ी चौधरी के बेटे के नाम से रजिस्टर है। और पुलिस टीम ने उस घर के आसपास अपना जाल बिछाया और करीब 24 घंटे लगातार दिन रात सादा वर्दी में रेकी की और इस दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस टीम ने अलग अलग कारण बताकर उनको गुमराह किया गया। और इसी दौरान टीम ने फल सब्जी वालों और आसपास ठेले वालों से प्रदीप चौधरी की जानकारी जुटाई और वहीं शनिवार को उन्होंने प्रदीप चौधरी को अपने घर में घूमते पाया। इसके बाद पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस की सहायता से उनके घर में प्रवेश किया और रविवार सुबह जब दिल्ली पुलिस और जैसलमेर पुलिस की टीम घर में घुसी तब प्रदीप चौधरी घर में नहीं मिला और पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन पुलिस को प्रदीप का नहीं पता लगा। और फिर पुलिस ने बाथरूम की तलाशी ली तो बाथरूम में छुपा मिला और वहीं जैसलमेर पुलिस की टीम उनको लेकर तुरंत जैसलमेर के लिए रवाना हो गई थी।